नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले सत्ता के नशे में डूबे एक ऐसे अफसर की खबर जिसने एक मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। नियम कायदों के साथ संवेदनाओं को पानी में बहाने वाली यह खबर छत्तीसगढ़ से आई है। इसे आज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर होने वाले जानलेवा सड़क सम्मोहन पर सत्ता की कुंजी भी मिस मत कीजिएगा, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। चलती गाड़ी अचानक पलट जाती है, ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग से खो जाता है। यह खबर आपके लिए और पूरे परिवार के लिए बेहद जरूरी है। यह भी देखिएगा कि संसद के उद्घाटन की लड़ाई कैसे अब सेंगोल पर शिफ्ट हो चुकी है। कांग्रेस का तर्क है कि जिस सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया गया है वो झूठ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संस्कृति से नफरत है। सच क्या है, सत्ता की कुंजी में देखिएगा। फिर हिंदू राष्ट्र बनाम राम राज्य वाली ऐसी लड़ाई जिसमें एक तरफ बाबा बागेश्वर हैं तो दूसरी ओर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। दोनों के तर्क आपस में टकराकर नई चिंगारियां पैदा कर रहे हैं। आज केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 360 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि 42 दिनों की यह सशर्त जमानत उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी इलाज किया जा रहा है उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं। इस दौरान सत्येंद्र जैन न देश छोड़कर कहीं जा नहीं पाएंगे। एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए से मंजूरी मिल गई है। अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए वो लोग भी देख पाएंगे जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, जबकि पैरालिसिस से पीड़ित मरीज मन में कोई कमांड सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। मौसम विभाग ने भी आज अच्छी खबर दी है। आईएमडी के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा और अनुमान है कि ये 4 जून को केरल के तटों से टकराएगा। तो सत्ता में आज सबसे पहले हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर आपके लिए एक वैधानिक चेतावनी है। यह खबर देखकर आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, आपका पारा चढ़ सकता है, क्योंकि इस देश में पानी का स्तर भले ही तेजी से घट रहा हो, लेकिन इस खबर में संवेदनहीनता का स्तर बहुत ज्यादा है। यह खबर इस बात का सबूत है कि जब सिर पर सत्ता का नशा सवार होता है तो सारे नियम, कायदे और कानून पानी में बहा दिए जाते हैं। लेकिन वैधानिक चेतावनी के साथ न्यूज मित्रों से हमारा एक सवाल भी है। सोचिए, अगर आपके घर में पूरे एक दिन पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो आपकी बेचैनी का लेवल क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश के एक सूबे में एक मोबाइल के लिए एक अफसर ने 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। पानी में गिरे एक मोबाइल को बाहर निकालने के लिए 3 दिन तक पंप चलते रहे। 21 लाख लीटर पानी बहकर बर्बाद होता रहा। संवेदनाओं को पानी पानी करने वाला यह मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है और इस कारस्तानी को अंजाम देने वाले अधिकारी का नाम है राजेश विश्वास, जो कोयलाबेड़ी ब्लॉक के फूड ऑफिसर हैं। सोमवार को राजेश विश्वास अपने कुछ दोस्तों के साथ परलकोट जलाशय के पास पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन सेल्फी लेते वक्त उनका मोबाइल फोन परलकोट जलाशय में ही गिर गया। उस वक्त यह जलाशय करीब 15 फीट पानी से लबालब भरा हुआ था, लेकिन फूड ऑफिसर बड़े साहब ठहरे। इसीलिए उन्होंने अपने मोबाइल को निकालने के लिए सारा तामझाम मौके पर बुला लिया और फिर शुरू हुआ जलाशय से पानी निकालने का काम। 30 एचपी के पंप से जलाशय से 3 दिन तक पानी लगातार निकाला जाता रहा और करीब 21 लाख लीटर पानी जलाशय से बाहर फेंक दिया गया। 21 लाख लीटर पानी। और उससे भी बड़ी बात यह कि पानी निकालने के बाद जब अफसर को मोबाइल मिला तो वो भी खराब हो गया। इसलिए आज फूड ऑफिसर राजेश विश्वास को उन घरों में जाना चाहिए जिनके लिए बूंद बूंद पानी एक संघर्ष है। उन लोगों के पास जाना चाहिए जो एक बाल्टी पानी के लिए घंटों तपती धूप में इंतजार करते हैं, और खासकर उन किसानों के घर पर जाना चाहिए जिन्हें सिंचाई तक पानी नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मोबाइल निकालने के लिए जलाशय से जो 21 लाख लीटर पानी फेंका गया उससे 1,500 एकड़ जमीन सींची जा सकती थी। इस खबर पर उस अफसर को सुनना बहुत जरूरी है जिनकी आंखों का पानी 21 लाख लीटर पानी बहाते वक्त सूख गया। वैसे एक जरूरी जानकारी यह भी है कि फूड ऑफिसर राजेश विश्वास को इस संवेदनहीनता के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है
वक्त यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकी जो है यहाँ, जिसके वजह से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है, तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है। यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। जो मैं अपना मोबाइल कहीं ना कहीं इनके कहने कि यहाँ के जो लोकल है इनके मदद से मैं अपने मोबाइल निकालने की कोशिश की, एक डीजल पंप लगा के कुछ पानी मैं यहाँ से निकाला 3 फीट के आसपास। उसके बाद मेरा मोबाइल को यहाँ से निकल गया। साहब का मोबाइल गिर गया वहाँ पर, बिगाड़ पूछे हम लोग को जानकारी नहीं है। वहाँ पर यहाँ कौन सा गाड़ी लगा कर ना डीजल पंप लगा के ना ट्रैक्टर कट गाड़ी लगा कर खींचे, हमको यहाँ का पानी गिरा है, नुकसान हो ही गया। हम आपका मोबाइल गिर गया था। मोबाइल गिरने के कारण गाड़ी द्वारा पंप द्वारा यहाँ से पूरा पानी सिंचाई करके बाहर रखा गया। कितने दिनों तक सिंचाई किया गया? तो उस फोन को निकालने के लिए संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार करते हुए 3 दिन तक 30 HP का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया, और इतना पानी निकाला गया जिससे 1500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ के फूड ऑफिसर को आज जल संकट वाला जनतंत्र समझाने के लिए हमने सत्ता की कई कुंजी भी तैयार की हैं, जिसे देखने के बाद अफसर बाबू को आज एक एक बूंद पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। इसके लिए हमने आज भारत के लोगों को 3 वर्गों में बांटा है, जिनके साथ आज एक स्पेशल कैटेगरी भी जुड़ गई है। इसमें पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं और कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें बामुश्किल पानी नसीब हो पाता है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो पानी के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, कभी सरकारी गाड़ियों का इंतजार करते हुए थक जाते हैं, तो कभी सरकारी नल के बाहर लाइन लगाकर पूरा दिन काट देते हैं और तब जाकर उन्हें यह पानी मिलता है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्हें अपने घरों में आसानी से पानी नसीब हो जाता है। ये लोग बड़े मजे से शॉवर्स में नहाते हैं, बिना रोक टोक पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज इसमें एक स्पेशल कैटेगरी जुड़ गई है जो ना पानी के संघर्ष करते हैं, ना पानी का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपने एक मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। और इस कैटेगरी के चैंपियन हैं फूड ऑफिसर राजेश विश्वास। जल ही जीवन है, ये बात वैसे तो आपने भी बचपन में पढ़ी होगी और फूड ऑफिसर ने भी पढ़ी होगी, जिन्होंने अपने सत्ता की हनक दिखाते हुए 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके मायने समझाने के लिए हम उन्हें आज महाराष्ट्र के नासिक और छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के जबलपुर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिन्हें देखकर किसी की भी आंखों में पानी आ सकता है। नासिक में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट ऐसी महामारी बन चुका है जो तेजी से फैल रही है। यहां हाल यह है कि एक घड़ा भरने के लिए घर की महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। यह एक ऐसा भारत है जिसके बारे में शहरों में रहने वाले लोगों को शायद ज्यादा जानकारी ना हो। नासिक की तरह आज फूड ऑफिसर को छत्तीसगढ़ से कुछ ही दूरी पर मौजूद जबलपुर की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां ग्रामीण इलाके भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन यहां चुनौती पानी मिलने की नहीं है, बल्कि साफ पानी मिलने की है। ऐसा पानी जिसे पिया जा सके। इसके लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और पूरा दिन पानी के लिए संघर्ष करते हुए निकल जाता है। आज इन लोगों की बातों को सुनना और इनका दर्द महसूस करना भी जरूरी है। महीने से गंदा पानी पी रहे हैं। इधर उधर हंडे लेकर जाते हैं, 2-3 किलोमीटर पे जाते हैं पानी लेने के लिए, तो बहुत परेशान है। की बहुत परेशानी हम सब महिलाओं को है। हम महिलाओं के
2-3 घंटे इधर बैठना पड़ता है। दादी रोज कुएं में उतरती है और गंदा पानी निकालती है और ये पानी पीते हैं। बहुत भारी समस्या है और पानी हमारे गांव पे है नहीं है। यहाँ पर दर्जनों गांव ऐसे हैं, सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। પાણી માટે સર બહુ પરિસ્થિતિ વિકટ છે. પાણી પીવા માટે નથી. નાવાની વાત છોડો, નાવાનું ઢોરોને શું, માણસો માટે પાણી નથી. 10-15 દિવસથી પાણી આવતું નથી આજે ટેન્કર આવી. અમારે બધાને હવે પાણી ભરવું તો ક્યાંથી ભરવું? પીવા માટે બી પાણી નથી માણસોને. आज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पानी का संकट हर दिन के साथ पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और इस खतरे को जानते हुए और समझते हुए भी लोगों ने जैसे अपनी आंखों को मूंद रखा है। वैसे तो पूरी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है, लेकिन इस पानी में सिर्फ 3% पानी ऐसा है जिसे पिया जा सकता है। यानी पानी तो है लेकिन वो पीने के लायक नहीं है। इस देश में एक एक बूंद पानी के लिए लोग कैसे अंतहीन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट से समझा जा सकता है। इसे आज 21 लाख लीटर पानी बर्बाद करने वाले फूड ऑफिसर राजेश विश्वास को भी गौर से देखना चाहिए। एनसीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पानी के लिए हर साल करीब 14,000 किलोमीटर पैदल चलती हैं। फिर से सुनिए, 14,000 किलोमीटर, यानी अगर दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी की दूरी भी देखें तो ये 12,000 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन सोचिए अगर ये महिलाएं दिल्ली से चलना शुरू करें तो एक साल में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंच सकती है। भारत में भीषण जल संकट और साफ पानी की किल्लत पर अब हम एक और चौंकाने वाली सत्ता की कुंजी खोलते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल साफ पानी न मिलने की वजह से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि साल 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं होगा। यानी हम उस दौर की ओर बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन शहरों में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होने की आशंका है उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद का नाम शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय 1952 के मुकाबले पानी की उपलब्धता 1/3 रह गई है, जबकि इस दौरान आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ पहुंच चुकी है। जल का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है और दावा है कि ग्राउंड वाटर लेवल हर साल करीब 1 फीट नीचे जा रहा है। हमें यकीन है अगर फूड ऑफिसर राजेश विश्वास को इन आंकड़ों के बारे में पहले पता होता तो शायद 21 लाख लीटर पानी को बर्बाद करने से पहले वो एक नहीं 100 बार सोचते। लेकिन असल में मौजूदा वक्त में पानी के जो हालात हैं उस पर सोचने की जरूरत हम सभी लोगों को है। और सत्ता में अब बात करते हैं उस धार्मिक शोर की जो पिछले कई दिनों से पूरे देश में गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर से लेकर स्वामी रामदेव तक कई ऐसे नाम हैं जो कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से राम राज्य के जिक्र ने इस बहस को और भी हंगामेदार बना दिया है। तर्क अपने अपने हैं, दलीलें अपनी अपनी हैं, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में अंतर है? अगर अंतर है तो हिंदू राष्ट्र राम राज्य से कैसे अलग है? क्या साधु संतों का इस्तेमाल, इसके साथ साथ सवाल उठ रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है? क्या साधु संतों की सियासी शक्ति का फायदा राजनेता उठाते हैं? ऐसे तमाम सवालों पर कुछ बयानों और कुछ तथ्यों के आधार पर सत्ता की कुंजी हमने तैयार की है। लेकिन पहले इस बहस के लेटेस्ट एपिसोड की बात करते हैं और वो राम राज्य, आप देखिए ये बात कहां से आई और किसने इस बहस को नया आयाम दिया। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बार बार उठने वाली हिंदू राष्ट्र की मांग पर बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र की नहीं, राम राज्य की जरूरत है। इसे लेकर उन्होंने जो तर्क दिए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले उनका पूरा बयान सुनिए, फिर उनके तर्कों का विश्लेषण करेंगे और यह भी बताएंगे कि इसके जवाब में हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाने वाले क्या कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, वहाँ पर सबके साथ न्याय होता है, न्याय का राज्य। तो बात आदर्श शासन व्यवस्था की हो रही है, सत्ता की हो रही है, जनता को सुरक्षा, सुख सुविधा, बराबर का अधिकार देने की हो रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह मांग सिर्फ जुबानी है? क्या मकसद धर्म के नाम पर गोलबंदी करने का है? मकसद भक्ति के नाम पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का है? बहरहाल भारत जैसी लोकतांत्रिक सत्ता में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त आने पर जनता अपने तरीके से देती है। इस बहस में राम राज्य वाला एंगल आने से पहले हिंदू राष्ट्र की मांग कई बार कई संत अलग अलग मंच से कर चुके हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पहला नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का आएगा, जो मध्य प्रदेश से बिहार तक अपने दरबार में खुलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करते चले आ रहे हैं। फिलहाल सनातन मिशन और हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात पहुंच चुके हैं। अलग अलग मंच से कैसे बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे हैं, कुछ सेकंड की न्यूज रील में उनके दावे, दलील और तर्कों को देखिए। इसके बाद हिंदू राष्ट्र और राम राज्य पर एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, दूसरी तरफ राम राज्य की परिकल्पना है। भगवान दोनों में है, लेकिन तर्क अलग अलग है, विचार अलग अलग है। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले दावे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के राज्य राम राज्य वाले दावे के आधार पर दोनों तुलनात्मक रूप से समझने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी, गोलबंदी से गैर हिंदुओं के साथ अन्याय होगा, राजा के लिए पूरी प्रजा बराबर होनी चाहिए। गोलबंदी होगी तो न्याय नहीं हो सकेगा। हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य में कोई अपना पराया नहीं होता, राम राज्य में सबके साथ न्याय होता है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पर कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होगा। लोगों के कहने में मत पड़ो, कच्चे लोग विवाद करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग में हमें किसी से डर नहीं। हिंदू राष्ट्र कोई जातिवाद नहीं, ये एक संस्कृति है। हम हिंदुओं के हित में अपमान को सह रहे हैं। हम राम के थे और राम के ही रहेंगे। हिंदू अब जाग रहे हैं, जल्द ही जवाब देंगे। ऐसे ही बयानों के आधार पर बहस शुरू हुई है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, इसकी खूबियां बता रहे हैं, तो कुछ विद्वान राम राज्य को आदर्श व्यवस्था बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर संघ का क्या कहना है, आज यह भी जानना जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद अलग अलग मंचों से कई बार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को परिभाषित कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि हिंदू का मतलब सिर्फ धर्म से नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, जीवन जीने की एक शैली है जो धर्म से कहीं ऊपर। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होने वाली चीज तो है, इट इज अ स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसलिए भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है।
तो धर्म और सियासत का बहुत पुराना नाता रहा है। देश में अलग अलग दौर में नेता और कुछ पॉलिटिकल संत धर्म और भगवान के नाम पर अपने अपने हिसाब से समीकरण सेट करते रहे। ऐसे में धार्मिक प्रवचनों के राजनीतिक मॉडल को समझने की भी जरूरत है। इस मॉडल में बाबा के प्रवचन में सियासत की हैवी डोज होती है। इसके बाद भीड़ के बीच विवादित विषयों पर ओपिनियन का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है। प्रवचनों में बीच में बार बार राजनीतिक बयानों वाले हल्के वार किए जाते हैं। इसमें नेताओं का गेस्ट अपीयरेंस भी होता है और ओपिनियन को वोट में बदलने वाला इमोशन भी होता है। अंत में इससे वोट बैंक वाले बैलेंस में इजाफा हो जाता है। और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसका लोग रोज सड़क पर सामना करते हैं। यह संकट कई बार जानलेवा भी हो जाता है। यह संकट नायाब है और इसका नाम है सड़क सम्मोहन, जिसके शिकार दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसलिए सत्ता में हमने इस पर सावधान करने वाली एक कुंजी तैयार की है। सड़क पर सम्मोहन वाली कहानी है मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यहां सड़क सम्मोहन की वजह से लोगों की जान जा रही है। इस खबर को बहुत गौर से देखिएगा। यह एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए काल बनता जा रहा है। आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से इसकी पूरी कहानी समझाते हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 100 दिन के अंदर ही 24 जानलेवा हादसे हुए, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल दिसंबर में इसका उद्घाटन हुआ था। यह एक्सप्रेसवे अब तक 39 लोगों की जान ले चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसों की कई तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। अगर और सरल भाषा में कहें तो हर एक्सप्रेसवे पर चलती फिरती ये जो एक्सप्रेसवे है उस पर अदृश्य मौत है, जो सम्मोहन के रूप में सामने आती है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। हमने अब तक सिर्फ मौत के आंकड़े आपको दिखाए। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसे के आंकड़े और भी ज्यादा है। इसके उद्घाटन में 100 दिन के अंदर 350 हादसे हो चुके हैं। औसतन हर महीने 87 हादसे, हर रोज 3 हादसे हो रहे हैं, जिससे गाड़ियां पलटती हैं, लोग घायल होते हैं। अब तक 54 ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें 143 लोग घायल हो चुके हैं। पिछले साल 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया था। नागपुर से शिरडी के बीच 520 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन उन्होंने किया था। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर हादसे की कई वजह होती हैं। ओवर स्पीडिंग, कभी गाड़ियों का पंचर होना, कभी टायर फटना। लेकिन एक सर्वे में यह पाया गया कि सड़क सम्मोहन हादसे की सबसे बड़ी वजह है। यह चिंता ऐसी है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। लिहाजा न्यूज मित्रों के लिए सड़क सम्मोहन पर हमने रिसर्च की है, अलग अलग एक्सपर्ट्स से जानकारी जुटाई। इसे कुछ पॉइंटर्स में आपको अब समझाते हैं। सड़क सम्मोहन का मतलब है रोड हिप्नोटिज्म। इसे व्हाइट लाइन फीवर भी कहा जाता है। इसमें गाड़ी चलाने वाला अलग मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है। ड्राइवर का दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। देर तक एक ही स्थिति में चलते चलते अचानक आसपास की चीजों का आभास नहीं होता है। लंबी दूरी तक बिना किसी आभास के गाड़ी चलती रहती है और स्टीयरिंग हाथ में होते हुए भी ड्राइवर का स्टीयरिंग पर मानसिक नियंत्रण नहीं रहता है। इस स्टेज में सड़क पर अचानक कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो दुर्घटना हो जाती है। बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सड़क सम्मोहन होता क्या है और कैसे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मुख्य वजह होती है लगातार खाली सड़क दिखना, खाली सड़क पर लगातार गाड़ी चलाना, लगातार पलकों को नहीं झपकाना, एक्सप्रेसवे पर चलने के दौरान रास्तों के किनारे दुकान का नहीं दिखना, बीमार या बहुत थकी हुई हालात में गाड़ी चलाना, नींद पूरी ना होने पर भी गाड़ी चलाते रहना। कुछ सेकंड की न्यूज रील में आप जान पाएंगे कि सड़क सम्मोहन कितना खतरनाक है और यह कितनी बड़ी चिंता का विषय है। हाईवे हिप्नोसिस की जब हम बात करते हैं या फिर सड़क सम्मोहन की बात करते हैं तो एक ऐसी मानसिक परिस्थिति निर्माण हो जाती है बड़े हाईवे पे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रोड्स होते हैं, खाली रोड्स होते हैं। ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर का जो मस्तिष्क है वो खुद से कहता है कि भाई यहाँ पे मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे हम देखते हैं कि एक जैसी सीनरी, अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक जैसा पिलर है या कभी कभी व्हाइट लाइन होती है जो रोड पे,
उसके कारण हम सम्मोहित हो जाते हैं, हमारा माइंड उसके तरफ बहुत आकर्षित हो जाता है, उस एक चीज़ पे हमारा पूरा दिमाग केंद्रित हो जाता है। इस परिस्थिति में अगर किसी कारणवश कोई बाधा आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो जितना फास्ट हमने रिएक्ट करना चाहिए हम उतना फास्ट नहीं रिएक्ट करते हैं। इसमें हमारी पलकें झपकने लग जाती है, कभी कभी हमारा जो परफेक्ट कंट्रोल होता है हमारे स्टीयरिंग व्हील पे वो कम हो जाता है। के लिए सबसे पहले हमको जो करना है, जो ड्राइवर हमारे बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ, मतलब मेरे को बहुत रिलैक्स तरीके से बैठ के मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ा आगे फॉरवर्ड बेंड करना पड़ रहा है, तो मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली हमेशा उसमें चेतना है, उसमें एक डिस्कम्फर्ट है, मेरे माइंड को एक्टिवली काम करना पड़ रहा है, बॉडी को काम करना पड़ रहा है गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। लॉन्ग ड्राइव है हाईवे पे, तो कम से कम 6 से 7 घंटे अच्छी कुंभकर्ण वाली नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। वो आप करिए, आपके हाईवे हिप्नोसिस के चांस कम हो जाएंगे। ड्राइवर के अलावा 3 लोग हैं, एटलीस्ट जो ड्राइवर के बाजू बैठे हैं, जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं, उन्होंने तो कोई भी परिस्थिति में सोना नहीं चाहिए। भले ही पीछे के लोग सो जाए, बट आगे के जो लोग हैं उन्होंने सोना नहीं चाहिए। बीच में रुक के 2 चीज़ करिए, एक 1.5 घंटे में रुक के चाय या कॉफ़ी लीजिए, जिससे मन हमारा उत्तेजित हो। दूसरी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि मुंह पे ठंडा पानी मारना, इससे भी माइंड एक्टिवेट होने में बहुत मदद होता है। चमचमाते एक्सप्रेसवे होने के बावजूद सड़क हादसे होना एक ऐसी समस्या है जिस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी चिंता जता चुके हैं। नितिन गडकरी ने TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि जो रोड फेटालिटीज हैं, इनको कैसे कम करने का टारगेट लिया जा रहा है? एक बात तो जरूरी है कि आज अभी तक आपने पूछे हुए सभी सवालों का जवाब देते हुए मुझे दिक्कत नहीं हुई। एक क्षेत्र है कि बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए नहीं मिली। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोग के हाथ पैर टूट जाते हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया, फिर इसके इन्फोर्समेंट में रोड सेफ्टी का नया बिल लाया, उसके कारण भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कानून में सुधार किया। कानून के प्रति डर भी नहीं, सम्मान भी नहीं। पर एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है एक्सीडेंट में, और मरने वाले 1.5 लाख लोगों में 18 से 34 वयोगट की 60% लोग हैं, और नेशनल हाईवे पर भी काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसमें लोगों का जो ह्यूमन बिहेवियर है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान, लाल दिया दिखा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए। तो आप जैसे मीडिया के लोग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबकी मदद से लोगों को भी हम समझाना, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको बदलना, ये भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो बहुत चल रही है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, पर पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिला। तो सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि सड़क सम्मोहन से कैसे बचें, किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखें। नींद पूरी ना हुई हो तो गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि देखा गया है कि जिस दिन सफर पर जाना होता है नींद पूरी नहीं होती है। लॉन्ग रूट पर जा रहे हो तो हर 1 घंटे में कहीं पर रुकें। लगातार गाड़ी चलाने के बदले ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाएं, मतलब थोड़ा रुक रुक कर। लगातार सड़क खाली दिख रही हो तो लिमिटेड रफ्तार में ड्राइव करें, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा दें। और अब सत्ता में बात करते हैं नए संसद भवन पर मचे सियासी संग्राम की, जो अब पारंपरिक पहचान सेंगोल पर केंद्रित हो गया है। आज से 2 दिन बाद 28 मई को PM मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। जैसे जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन का वक्त करीब आ रहा है, उद्घाटन को लेकर सियासी पारा हाई हो रहा है। इस बीच PM मोदी ने नए संसद भवन का नया वीडियो जारी किया है। साथ में लोगों से इस वीडियो पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके राय देने की अपील भी की है। बहरहाल PM नए संसद भवन के विमर्श में जनता को जोड़ रहे हैं। वहीं देश के राजनीतिक दल 2 गुट में बंट चुके हैं। एक तरफ ऐसे 25 राजनीतिक दल हैं जो PM मोदी से नए संसद भवन के उद्घाटन के समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ 21 ऐसे दल हैं
जिनका कहना है कि यह उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसी सियासी दंगल के बीच आपको यह भी बता दें कि यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और सुनवाई से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि शुक्र मनाइए, आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, ऐसी बेतुकी याचिका पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। खैर, राजनीति अपने अंदाज में फुल स्पीड में है, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन से भी अब बड़ा सियासी मुद्दा ऐतिहासिक सेंगोल बन गया है, जिसे आप राजदंड भी कह सकते हैं। कांग्रेस के विरोध के बाद अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों की गोलबंदी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी सेंगोल पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उस प्रतीक को जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? जयराम रमेश जी ने पूरी बातें, इतिहास को उठाकर रख दिया है और उन्होंने अमित शाह जी के बयान का, नड्डा जी के बयान का जवाब इतिहास पर आधारित जवाब उन्होंने दिया है, जो सच्चाई है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।